आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के आपको जैसा कि पता है कि 1.2 एक्सरसाइज के 1, 2, 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ आर टू आर एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। ये उन्होंने बोला, ये फंक्शन है और आर टू आर लिखे होने का मतलब ये हमको समझ में आता है कि इसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और इसका जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर्स का ही सेट है। ओके, अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और क्वेश्चन में बोली है जो कि काफ़ी अच्छी है। लिखा हुआ है जहां मॉडुलस ऑफ x बराबर x यदि x धन या शून्य है। मीन्स उन्होंने फंक्शन के बारे में बता ही दिया आपको ना। उन्होंने ये बोल दिया कि मॉड ऑफ x अर्थात फलन का मान धन x के बराबर है अगर x धन या शून्य के बराबर है, और मॉड ऑफ x जो है वो माइनस एक्स के बराबर है अगर x ऋण है। तो इस फंक्शन को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू, इस तरह से कि फलन की वैल्यू x के बराबर है, x के बराबर है अगर x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो x है, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स के बराबर है यदि x इज लेस देन 0। यही उनके बोलने का मतलब है। जहां मॉड ऑफ x बराबर x, मॉड ऑफ x मीन्स फंक्शन ऑफ x बराबर x यदि धन x धन या शून्य है, अगर x पॉजिटिव है या 0 है तो x है, और अगर x की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव है, तो माइनस एक्स। ये उन्होंने बता दिया है कि ऐसा आपको लेना है और ये आपको सिद्ध करना है कि फलन ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जब कभी ऐसे फंक्शन की कंडीशन दे दी जाती है तो आप भी उसमें कंडीशन लेके ही सॉल्व करें, उसी से आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एकाएकी के बारे में पता लगाना चाहता हूं। एकाएकी के बारे में यूं पता लगाना है कि 3 कंडीशन यहां पर हमको लेनी है। सबसे पहले माना x1 व x2 डोमेन के 2 अवयव इस प्रकार हैं कि x1, x2 both belongs to R and x1 is greater than or equal to 0, जबकि x2 is greater than or equal to 0। दोनों को हम इस वाली कंडीशन पर ले लेते हैं। ठीक है, देखो पहले ये कंडीशन लेंगे, फिर दोनों की इस कंडीशन पर लेंगे, फिर एक एलिमेंट इस कंडीशन से, एक एलिमेंट इस कंडीशन से, इस तरह से। तो ये हमारी एकाएकी के लिए फर्स्ट कंडीशन होगी। अब अगर ऐसा है तो हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x की वैल्यू अगर x हमारा 0 या 0 से बड़ा है तो fx की जगह इसको लेना पड़ेगा। आज दोनों ही एलिमेंट 0 या 0 से बड़े हैं, इसलिए दोनों बार यही लेना है। तो f ऑफ x की वैल्यू अगर x है तो f ऑफ x1 की वैल्यू x1, f ऑफ x2 की वैल्यू x2। इट मीन्स इसको तो देख के लग रहा है कि जो हमारा फलन है वो एक है, लेकिन अभी आप यहां से डिसाइड नहीं करिए। कंडीशन 2, ये भी तो हो सकता है कि दोनों एलिमेंट इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हो,
फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो तो वही है, कंडीशन 1 हमने यहाँ पर अप्लाई की है, ये इतने में कंडीशन 1। अब बाकी चीजें वही हैं, केवल ये कंडीशन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यदि x1 इज लेस देन 0 एंड ऑल्सो x2 इज लेस देन 0, इस कंडीशन से ले लो, तब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से f ऑफ x1 जब दोनों 0 से छोटे होंगे तो फलन के लिए यही वाली वैल्यू अप्लाई करनी है। तो f ऑफ x1 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, दिस विल बिकम माइनस x1 एंड व्हाट विल बी इक्वल टू f ऑफ x2, दिस विल बी माइनस x2। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल and you will get that x1 is equal to x2. This also tells you that our given function is 1 1, but still the third condition is remaining. अगर तीसरी कंडीशन अभी भी बची हुई है तो उसको पहले फुलफिल करिए, इसके बाद ही कुछ डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। कंडीशन 3, तो ऊपर का ये पोर्शन सेम है, ये कंडीशन केवल चेंज कर रहे हैं। अब इसमें मैं क्या लूंगा कि x1 और x2 में से एक एलिमेंट यहां से है और एक एलिमेंट ये वाला है, तो मैं लिख देता हूं यदि x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0। ठीक है, पहले दोनों इस कंडीशन के लिए, फिर दोनों इस कंडीशन से लिए, फिर एक इससे एक इससे, x1 और x2 दोनों में से किसी को भी आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान लो और किसी को भी लेस देन 0 मान सकते हो। अब इसके बाद अगर हम फिर से 1 1 वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं इससे, तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन f ऑफ x1 विल बी x1। f ऑफ x2 because you are seeing that x2 is less than 0, and if x is less than 0 we should use fx as minus x. Okay, so what will be f of x2, this will be minus x2। अब आप देख सकते हैं, इसको देखकर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि क्या यहां पर x1 x2 के इक्वल है। तो टोटल 3 कंडीशन बन सकती हैं, 2 कंडीशन तो हमको ये बताती हैं, ऐसा लगता है कि 1 1 है, लेकिन मैं आपको बताऊं थर्ड कंडीशन में आप देखिए फॉलो नहीं कर रहे। और जब आपने 3 कंडीशन बनाई और तीनों में से एक भी कंडीशन अगर मिसमैच रहती है, बिगड़ जाती है, तो आप उसको 1 1 नहीं बोल सकते। ठीक है, इसलिए दिया गया फलन एक ही नहीं है, हम इसको लिख देंगे। अतः दिया गया फलन एक ही नहीं है। ओके, ठीक। इसके बाद हमको आच्छादक भी देखना है। आच्छादक भी हमको देखना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, ठीक है। आच्छादक के लिए मैंने आपको बताया कि आप कंडीशन ले लिया करें, सीधे ऐसे फिगर बना दिया करें, उससे हमको अंदर से भी समझ में आता है। अब ये जो फलन दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं डोमेन भी रियल नंबर्स हैं और को डोमेन भी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के लिए कुछ नंबर्स हम लिखे लेते हैं। इसमें आप चाहें तो कुछ इनके बीच के नंबर लिख सकते हैं, -0.5, -2.3, ऐसे 1.8, इस तरह से कुछ भी नंबर नोट कर सकते हैं आप। ऐसे ही यहाँ पर भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये 2.5, 1.7, -0.5, -1.3, -2.8, कुछ भी लिख लेते हैं छोटे छोटे। ये डोमेन, और इसको आप जानते ही हैं, यहाँ पर हम को डोमेन लिखते हैं। आप सभी को मालूम है ये x की वैल्यू है और ये y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू है। ओके,
ठीक, अब थोड़ा सा चेक करिए, ये एक मॉडुलस फंक्शन है। देखिए वैसे भी मैं आपको बताऊं, बिकॉज आवर गिवन फंक्शन इज अ मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन में आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर मैं x की जगह पर ये कोई भी नेगेटिव नंबर लिखूंगा तो क्या उसकी इमेज ये नेगेटिव नंबर में कुछ आ सकता है? कभी नहीं आएगा। आप देख लो ना, अगर आप x की जगह पर ये जो आपका फंक्शन है y एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, आप देखें अगर मैं x की जगह पर -3 लिखूंगा तो जब मॉडुलस के अंदर आप -3 लिखेंगे और नंबर बाहर आएगा तो क्या बाहर आएगा? 3। तो -3 की इमेज क्या होगी? -3 की इमेज होगी 3, और +3 की इमेज क्या होगी? +3 की इमेज भी तो 3 होगी। और किसी भी नेगेटिव नंबर की इमेज नेगेटिव पे आएगी ही नहीं क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो बड़ा सिंपली हम लिख सकते हैं इसको कि कोडोमेन में उपस्थित जितने भी ऋण वास्तविक संख्याएं हैं वो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो सकते। आप देख लो मॉड लगा हुआ है, और अगर मॉडुलस लगा हुआ है तो इनमें किसी का मॉडुलस आप निकालोगे तो कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। वो कैसा नंबर आएगा? हमेशा पॉजिटिव। तो यहां पर हम उसका बता सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन में उपस्थित कोई भी ऋण वास्तविक संख्या डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगी। कोडोमेन में उपस्थित कोई भी ऋण वास्तविक संख्या डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकती। कोई भी ऋण जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव लिखोगे, प्लस लिखोगे, वो बाहर तो प्लस में ही आएगा ना, तो माइनस कोई इमेज नहीं बनेगी, प्रतिबिंब नहीं होगी। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सारे एलिमेंट्स हमारे अनऑक्यूपाइड रह जाएंगे, वो सब छूट जाएंगे, उनमें से कोई भी किसी की इमेज नहीं बन सकता। ओके, तो ये फलन हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 पे, ना तो एक ही है और ना ही ये आच्छादक है। इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ सिद्ध कीजिए एक फलन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में है। रियल नंबर से रियल नंबर, इसका डोमेन भी रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। डोमेन भी रियल नंबर है और इस फलन का कोडोमेन भी रियल नंबर्स का एक सेट है। ओके, और उन्होंने एक फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू 1 होगी अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स अगर रियल नंबर्स के सेट में x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मीन्स पॉजिटिव है, तो उस वक्त फलन का मान कितना होगा? 1। अगर रियल नंबर्स के सेट में x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 रहेगी। अगर रियल नंबर्स के सेट में x इज लेस देन 0 है मीन्स x नेगेटिव है, तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसका दोनों, जो कि आपको दिखाना है कि ना तो एकाकी है और ना आच्छादक, तो दोनों ही चीजें हम फिगर बनाएंगे और उससे आप फील भी कर सकते हैं और उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं यहीं पर दोनों के फिगर बना देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये आप सभी जानते हैं हमेशा की तरह, ये डोमेन का सेट होता है और ये कोडोमेन है। ठीक है, ये x की वैल्यू है
और ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स के सेट है तो हमने लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे। आप चाहें तो कुछ इनके बीच बीच में से नंबर लिख सकते हैं, तो वो मैं लिखे लेता हूँ 2.3, कुछ भी लेआउट कर सकते हैं आप। Similarly, our codomain is also a set of real number. So -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dot dot, and we can write -0.7, 1.3, 2.5. We can write because this is the set of all real numbers, and there are a lot of real numbers. हम सारे रियल नंबर्स को इसमें नहीं दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, फंक्शन के मुताबिक अगर x की वैल्यू यानी कि डोमेन में जो भी वैल्यू x है उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मीन्स पॉजिटिव है। देखो पहले बीच वाले को देख लो, अगर x 0 तो फंक्शन भी 0, x 0 तो फंक्शन भी 0, इसका मतलब 0 की इमेज तो 0 पर ही है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी का मतलब अगर सब पॉजिटिव है, x में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब एलिमेंट्स अगर पॉजिटिव है मीन्स 0 से बड़े हैं, तो सब के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है। मीन्स 1 के लिए तो 1 है, 1 के लिए तो ये 1 है। मैं थोड़ा सा इसको पीछे से लिख देता हूँ, 1.5, 2.3, 1.5 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 3 के लिए भी 1 है। आप देखें क्यों? बिकॉज दिस ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, एंड इफ x is greater than 0 the value of our function will be 1. So 1, 1.5, 2, 2.3, 3, these all numbers are greater than 0. और अगर ये सारे के सारे नंबर 0 से बड़े हैं तो इन सब के लिए कोडोमेन पर एक ही एलिमेंट है और वो है 1। ठीक है, तो नीचे जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की इमेज 1 पर ही है। और देखिए 0 की इमेज तो 0 पर है। x इज लेस देन 0 जब डोमेन के जितने भी एलिमेंट 0 से छोटे हैं मीन्स नेगेटिव है, उन सब के लिए फलन की वैल्यू -1। सारे नेगेटिव नंबर्स की इमेज -1 पर, ये भी नेगेटिव है इसकी इमेज -1 पर, ये भी नेगेटिव इसकी इमेज -1 पर, ये भी नेगेटिव इसकी इमेज -1 पर। तो ऊपर के जितने एलिमेंट नेगेटिव मिलेंगे उन सब की इमेज -1 पर, 0 से नीचे जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज +1 पर, 0 की इमेज 0 पर। अब आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से, क्या देख सकते हैं कि क्या ये फलन एक ही है? डोमेन में एक से ज्यादा अवयवों की जो प्रतिबिंब है वो कोडोमेन पर एक ही स्थान पर आती है, इसलिए ये एक ही नहीं है। दूसरा, यहां पर जितने भी -1 से छोटे और +1 से बड़े और इनके बीच के भी जितने एलिमेंट 0 को छोड़कर वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन सकते। ये किसी भी एलिमेंट की कभी इमेज नहीं बनेंगे, ये भी किसी भी एलिमेंट की कभी इमेज नहीं बनेंगे। तो कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं 1, 0 और -1 को छोड़ करके कि वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज बन ही नहीं सकते, और अगर वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन सकते तो हमारा फंक्शन आच्छादक भी नहीं है फिर तो। ठीक है, क्योंकि आच्छादक के लिए सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना ही चाहिए। तो हम चाहें तो इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। सबसे पहले एक के लिए लिखेंगे जिससे आप इंग्लिश में 1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्योंकि डोमेन के एक से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब, डोमेन के एक से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब को डोमेन पर
एक ही स्थान में है। आप देखें, एक से अधिक एलिमेंट की प्रतिबिंब एक ही जगह पर, एक से अधिक एलिमेंट के प्रतिबिंब एक ही जगह पर, तो डोमेन के एक से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब को डोमेन पर एक ही स्थान पर हैं। इसलिए दिया गया फलन एकैकी नहीं है। ये तो एकैकी का क्लेरिफिकेशन हो गया। अभी हम आच्छादक के लिए कैसे बताना है हमको, आच्छादक जिसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे कोडोमेन में कोडोमेन में उपस्थित अवयवों 1, 0, -1 को छोड़कर, कि अगर हम 1 को, 0 को और -1 को छोड़ दें तो बाकी कोई भी अवयव डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। को डोमेन में उपस्थित अवयवों 1, 0, -1 को छोड़कर अन्य कोई भी अवयव, अन्य कोई भी अवयव डोमेन के, अन्य कोई भी अवयव डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए दिया गया फलन आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ये फंक्शन दिया गया है ये ना तो एकैकी हमको मिल रहा है और ना ही तो ये फलन हमको आच्छादक मिल रहा है। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, प्रदत्त फलन चिन्ह फलन ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। और अब तो देख रहे हैं फिगर में क्लियरली आपको दिखाई देता है कि ये एक एकैकी फलन भी नहीं है और आच्छादक फलन भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1, 2, 3 और एक सेट B है 4, 5, 6, 7 तथा एक फंक्शन दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6। A से B तक एक फलन है, सिद्ध करिए कि F एकैकी है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो एक सेट 1, 2, 3 है, 4, 5, 6, 7 है, F ये एक फंक्शन है। आपको ये प्रूफ करना है कि दिया गया फलन एक एकैकी फलन है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है बेटा। आप देखें यहाँ पर डोमेन के अवयव 1 के लिए इमेज 4 है। चलिए मैं इसका फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, ये मैंने डोमेन बनाया, ये कोडोमेन, डोमेन और ये कोडोमेन, ये x, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये सेट ए डोमेन हमारा है क्योंकि जो भी फंक्शन है वो a से b में है, तो a डोमेन का काम करेगा और सेट b ये कोडोमेन का काम करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सेट a के एलिमेंट लिखे जाएंगे that are 1, 2, 3। ठीक, और इसमें कोडोमेन के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे B के 4, 5, 6, 7। ओके, ठीक। 1 की इमेज कहाँ पर है? 4 पर, तो 1 की इमेज 4 पर, 2 की इमेज 5 पर, 3 की इमेज 6 पर। क्वेश्चन में प्रूव ये करना है, सिद्ध करिए F एकैकी फलन है, बस। और आपको कुछ नहीं दिखाना। तो देखिए डोमेन में जितने अवयव हैं उन सब के लिए कोडोमेन में एक एक अलग अलग प्रतिबिंब है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये एकैकी फलन है। ठीक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो लिख सकते हैं क्योंकि
डोमेन में उपस्थित, क्योंकि डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए, डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए के डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है, को डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है। डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए को डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है। इसलिए दिया गया फलन एकैकी फलन है। ओके, और ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक, प्लीज आप नोट करें। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादक हैं। आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पर दो क्वेश्चन हमको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों के लिए आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये दिए गए फलन, या आपको बतलाना है कि दिए गए फलन एकैकी आच्छादक हैं, अर्थात बाइजेक्टिव है। और उसमें से फर्स्ट फंक्शन ये लिखा हुआ है f(x) = 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f from R to R, R stands for the set of real number, and you have to prove that the function, that the given function is a bijective function. What are bijective functions? Bijective functions are that function which have both the properties 1 1 and on 2. तो अगर इनमें से दोनों फंक्शंस में अगर इसको चेक करेंगे तो अगर ये 1 1 है और ऑन 2 भी है, एकैकी भी है, आच्छादक भी है, तो ये बाइजेक्टिव होगा, एकैकी आच्छादक। अगर एकैकी है, आच्छादक नहीं है, तो फिर बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव के लिए दोनों प्रॉपर्टीज होना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं, अभी वहां पर आ जाएंगे। सबसे पहले एकैकी को हमने चेक करना है। एकैकी चेक करेंगे। एकैकी के लिए तो बड़ा आसान है, ये आप देख रहे हैं, इसको देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हमारा डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और जो हमारा को डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले माना यहां पर मैं दो एलिमेंट्स लेना चाहता हूं, माना x1 व x2। डोमेन में दो अवयव इस प्रकार हैं कि, डोमेन में दो अवयव इस प्रकार हैं कि x1 and x2 both belong to the set of real number, तब f of x1 is equal to f of x2। आप देख रहे हैं f of x is equal to 3 - 4x, then what will be equal to f of x1? f of x1 is equal to 3 - 4x1। जहां पर x है अब वहां पर x1 लिख देना रहेगा हमको, तो हम लिख देंगे 3 - 4x1। and what is f of x2? This will become 3 - 4x2। okay, now you can cancel them, 3 to 3, यहां बचेगा 4x1 is equal to -4x2। अब -4 से -4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा x1 is equal to x2। तो हमने f of x1 is equal to f of x2 लिखा और हमको x1 is equal to x2 मिल गया। Therefore we can see that the given function is 1 1 function। दिया गया फलन एकैकी फलन है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम इसके ऑन टू को भी चेक करते हैं। आच्छादक ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए तो आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं। ठीक है,
मैं फिगर बना देता हूं यहां पर इसके लिए। इससे इसमें डोमेन के एलिमेंट्स लिखेंगे और ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये x और ये y, f ऑफ x, ठीक है। हमारा डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है। तो इसमें रियल नंबर लिखे जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। आप चाहें तो कुछ फील सा लाने के लिए आप इसमें कुछ नंबर अपने मन से बीच के पॉइंट्स वाले ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली इन कोडोमेन देयर इज आल्सो द सेट ऑफ रियल नंबर। सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। दिस इज 0.7, दिस इज 1.3, -1.5। एक दो नंबर पॉइंट वाले ले लेते हैं तो उससे फील आ जाता है नहीं ये दोनों रियल नंबर्स के सेट हैं, ठीक है। औच्छादक को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ये जो फलन दिया उसको लेते हैं। माना y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 3 - 4x, ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू मैं सॉल्व करके निकालूंगा। अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर उसको उधर भेज देते। 4x इज इक्वल टू 3 - y, देन x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में आ गया। अब आप ध्यान से देखें y में जितने भी एलिमेंट हैं आप इसमें जो भी एलिमेंट लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट आप लिखिए। आप अगर -3 भी लिख देते हैं तो 3 - -3, 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 अपॉन 4 कर देंगे 1.5 आएगा। एंड वो 1.5 हमें रियल नंबर के सेट में कहीं ना कहीं जरूर यहाँ मिल जाएगा। और आप भी समझते हो रियल नंबर्स का सेट बहुत बड़ा सेट होता है, उसमें अधिकतर सारे नंबर आ जाते हैं इमेजिनरीज को छोड़ करके, इसलिए 1.5 मिलेगा। आप अगर -2 भी लिख देते, -2 तो 3 - -2 मीन्स 3 + 2, 3 + 2 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1.25। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1.25 भी यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि रियल नंबर का सेट है। हम सारे नंबर लिख के नहीं दिखा पाए आपको, लेकिन आप समझते हैं कि रियल नंबर में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में ऐसा अवयव जरूर मौजूद होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करता होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक फलन है। यहां लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है कि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में एक ऐसा अवयव अवश्य उपस्थित है जिसके लिए 3 - y इज इक्वल टू x। इसलिए दिया गया फलन आच्छादक भी है, ठीक है। आप इसमें y की जगह कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, इसका कोई ना कोई एलिमेंट आपको जरूर मिल जाएगा। रियल नंबर्स का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई एलिमेंट लिखा और हमें डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं मिला। ऐसा अगर होता तो ये आच्छादक नहीं होता, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट लिखने से डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट तो मिल ही जाएगा आपको। इसलिए इसका प्रत्येक अवयव, इसके हर अवयव का प्रतिबिंब जरूर है, अतः दिया गया फलन आच्छादक है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, ये सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन है। दैट इज f(x) = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन है
और इसमें भी आपको ये चेक करना है, बताना है कि फलन एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादी है या नहीं है। तो ये फलन एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादी फलन है। स्पष्ट है कि दिया गया फलन एक, या इसी में कर देते, दिया गया फलन एकाएकी आच्छादी फलन है, एकाएकी आच्छादी फलन है। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। यही सारी चीज इसमें भी हमको चेक करके देखनी है। सबसे पहले मैं एकाएकी के लिए चेक करूंगा इसको। एकाएकी के लिए मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा, माना x1 व x2 x1 व x2 डोमेन में दो अवयव इस प्रकार हैं कि, माना x1 व x2 डोमेन में दो अवयव इस प्रकार हैं कि x1, x2 बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों फिर से रियल नंबर्स के सेट हैं। तब f of x1 इज इक्वल टू f of x2 से f of x1, f of x की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f of x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस x1 स्क्वायर, और f of x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x2 स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल कर लेंगे, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, देन x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, और आपने देखा कि x1 प्लस x2 के भी इक्वल है, x1 माइनस x2 के भी इक्वल है। इसका मतलब है ये दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन, ये x1 अगर एग्जैक्टली x2 के इक्वल होता तो फलन एकाएकी होता, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। ओके, अब आच्छादी की बारी, इसको प्रूव कर लेते हैं। आच्छादक को प्रूव करने के लिए हम चाहें तो पहले फिगर बना सकते हैं। ये हमने फिगर बना लिए। ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ये x और ये f ऑफ x यानी कि y दोनों ही रियल नंबर्स के सेट हैं, और रियल नंबर्स में आप जानते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसमें भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बीच के कुछ नंबर्स आप ले सकते हैं, 0.7, -1.5, 1.3, ऐसे कुछ भी आप ले सकते। यहाँ पर -2.5, 0.7 और कहीं पर भी ले लो 1.5, इस तरीके से। तो ये एक रियल नंबर का हमने डोमेन और कोडोमेन दोनों बना लिए। अब इसको थोड़ा सा फिर से लेते हैं, माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसको इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1।
ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करिए, y की जगह पर यहां से आप कुछ भी लिखोगे और उसके लिए डोमेन में आपको एलिमेंट मिल जाएंगे। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो हमारा फलन आच्छादक, और अगर y की जगह कुछ भी लिखने से डोमेन के अवयव मिलने की संभावना ना हो, कि हम कोई एलिमेंट लिखेंगे और डोमेन का ये एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा, तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सभी बच्चे देखें। y में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं बेटा, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, अगर आप उन्हें यहां लिखेंगे या करके तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा और हमारा फलन कैसा हो जाएगा, हमारे x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी। ठीक है, और x की वैल्यू इमेजिनरी हो जाने से हमारे डोमेन में तो वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा डोमेन तो रियल नंबर्स का सेट है। अगर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो इमेजिनरी नंबर तो इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं क्या, कि अगर कोडोमेन्स में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनमें भी कोई भी एलिमेंट अगर आप y की जगह पर रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, अर्थात x काल्पनिक होगा, और x तो हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये तो असंभव हो जाएगा। अतः दिया गया फलन आच्छादी फलन नहीं है। तो हम इसको भी यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन के सभी या कोडोमेन की सभी ऋण वास्तविक, कोडोमेन की सभी ऋण वास्तविक संख्याओं के लिए, कोडोमेन की सभी ऋण वास्तविक संख्याओं के लिए डोमेन में ऐसे किसी भी अवयव का अस्तित्व नहीं है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 हो। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। फिर से एक बार देखें हमने क्या लिखा, कोडोमेन के सभी ऋण वास्तविक संख्याओं के लिए, जितनी भी ऋण वास्तविक संख्याएं हैं, डोमेन में ऐसे किसी भी अवयव का अस्तित्व नहीं है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट -1 y अप -1 हो। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये फलन एकाकी फलन भी नहीं है और ये फलन आच्छादक भी नहीं है। अतः दिया गया फलन एकाकी आच्छादक नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसके आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। मान लीजिए कि कैपिटल A तथा कैपिटल B दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि F जो कि A क्रॉस B से B क्रॉस A में एक फलन है, A क्रॉस B से B क्रॉस A में एक फलन है, और इस प्रकार है कि f ऑफ A, B की वैल्यू f ऑफ A, B की वैल्यू B, A के बराबर आती है। एक एकाकी आच्छादी फलन है। आपको प्रूव करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसको बड़ी आसानी से प्रूव करने के लिए हम चाहें तो अपने आप से कुछ एलिमेंट्स भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं और उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। कुछ भी मान लो 1 2 3, और सेट बी को भी हम कुछ मान लेते हैं। सेट बी को मान लीजिए 4 5, ज़्यादा नहीं मानिए, नहीं तो बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ। ए क्रॉस बी सभी स्टूडेंट्स जानते हैं क्रॉस बी कैसे निकलेगा। 1 4
1,5, फिर 2,4, 2,5, इसके बाद 3,4, 3,5। ठीक है, ये A क्रॉस B हो गया। अब हमको B क्रॉस A भी चाहिए। B क्रॉस A, B क्रॉस A निकालोगे, इन्हीं के उल्टे एलिमेंट्स आएंगे। 4,1, 5,1, 4,2, 5,2, फिर 4,3 और 5,3। ये A क्रॉस B आ गया और ये B क्रॉस A। और इसको देखकर आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि आज हमारा डोमेन A क्रॉस B है और जो को डोमेन है वो B क्रॉस A है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डोमेन है A क्रॉस B और को डोमेन जो है वो है B क्रॉस A। ठीक है, अब आप इसको, उन्होंने बोला एक है कि आच्छादी फलन है, ये सिद्ध करना है आपको। चलिए हम फिगर बना के इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, आप भी ध्यान से देखिए। आप सभी जानते हैं ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन है। ठीक, ये x है और ये y, f ऑफ x है। डोमेन के जो एलिमेंट है, डोमेन A क्रॉस B के ये एलिमेंट है, आप नोट कर सकते हैं। 1,4, दूसरा 1,5, फिर 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। ये हमारे डोमेन के सारे एलिमेंट हैं। B क्रॉस A कोडोमेन के एलिमेंट कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। 4,1, 5,1, 4,2, 4,1, 4,2, B क्रॉस A, ओ आई एम सॉरी, B क्रॉस A मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। B क्रॉस A लेना है तो 4,1, फिर 4,2, इसके बाद 4,3, फिर 5,1, 5,2 और 5,3 आएगा। वही थोड़ा सीरियल मैंने उसको नोट कर दिया है जरा, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। 4,1 और इसके बाद दूसरा एलिमेंट है 4,2, फिर 4,3 एंड आफ्टरवर्ड 5,1, 5,2, 5,3। ये कोडोमेन के एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से आप देखिए एक चीज, फंक्शन जो दिया गया है उसमें f ऑफ a, b की वैल्यू b, a के बराबर है। इसका क्या मतलब, अगर मैं a, b की जगह 1,4 लिख दूंगा तो देखिए कि क्या आएगी। f ऑफ a, b जब लिखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है b, a, पलट जाता है ये। तो f ऑफ 1,4 की वैल्यू क्या आएगी, 4,1, सिंपल। अगर मैं f ऑफ 1,5 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5,1, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा इस फलन से। अब इसी की हेल्प से हम यहाँ पर फिगर को कंप्लीट करते हैं, मैपिंग करते हैं इसकी। 1,4 की इमेज 4,1 पर है, तो 1,4 की इमेज 4,1 पर हमने शो कर दी। 1,5 की इमेज 5,1 पर आएगी। 2,4 की इमेज 4,2 पर आएगी। 2,5 की इमेज 5,2 पर आएगी। 3,4 की इमेज 4,3 पर आएगी और 3,5 की इमेज 5,3 पर आएगी। अब इस सब को देखते हुए आप देखें, डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए को डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है। स्पष्ट है कि दिया गया फलन एक ही फलन है, बस लैंग्वेज लिख देनी है।
क्योंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग अवयव है या अलग अलग प्रतिबिंब है। डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए दिया गया फलन एकैकी फलन है। ठीक, ये तो हमने बात कर ली फलन के एकैकी होने की। अब हम आच्छादक की बात कर लेते हैं जरा। आच्छादक फलन, आच्छादक में आप देख सकते हैं कोडोमेन के प्रत्येक अवयव, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, सारे के सारे डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य है। तो यहां लिख देते हैं क्योंकि चित्र से स्पष्ट है कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, चित्र से स्पष्ट है कि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है, इसलिए यह फलन एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है। तो दिया गया फलन एकैकी फलन भी है, आच्छादक भी है, अर्थात दिया गया फलन बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लीज जल्दी से नोट करें। 9 नंबर करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ऐसे जितने भी स्मॉल n है जो कि कैपिटल N को बिलोंग करते हैं, अर्थात वो सब नेचुरल नंबर से आते हैं, उन सब के लिए एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है। मतलब अगर n एक विषम संख्या हो तो ये फॉर्मूला लगाइए, अगर n एक सम संख्या है तो फंक्शन की ये वैल्यू यूज करिए। बस इतना उन्होंने बताने का प्रयास किया हुआ है। आगे लिखा हुआ है द्वारा परिभाषित फलन f n to n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, बतलाइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आपको ये प्रूव करना है कि क्या जो f है वो एकैकी आच्छादी है या नहीं है। उसके लिए जैसे कि आप जानते हैं n विषम है तो ये लगाना, n सम है तो फंक्शन की ये वैल्यू यूज करना। तो यहाँ पर हमारे जो डोमेन है उसमें तो सम और विषम, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, हमारा जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है। डोमेन और कोडोमेन भी एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसलिए उसमें सम और विषम दोनों आ सकते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर भी कंडीशंस बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कंडीशन बना के सॉल्व करनी पड़ेगी आप देखिए। सबसे पहले मैं एकैकी के लिए प्रूव करना चाहता हूँ। उसके लिए माना n1 व n2, अभी तक हम लोग x1 व x2 ले लेते थे क्योंकि डोमेन में x दिया होता था, इस बार n दिया हुआ है तो n1 व n2 लिए ले रहे हैं। मानवा n1 व n2 डोमेन के दो अवयव इस प्रकार हैं कि, माना n1 व n2 डोमेन के
दो अवयव इस प्रकार हैं कि n1 and n2 both belongs to the set of natural numbers. ओके, अब कंडीशन वन क्या क्या कंडीशन बनेगी? पहले एक काम करेंगे, ये जो दो एलिमेंट हैं ये दोनों विषम मान लेते हैं। फिर दूसरी कंडीशन दोनों सम मान लेते हैं। फिर तीसरी कंडीशन एक को विषम और एक को सम मान लेते हैं। पहले दोनों सम मान लेते हैं। यदि n1 व n2 दोनों सम है तब एक एकी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को याद है, हम लोग लगाते हैं f of x1 इज इक्वल टू f of x2 as f of n1 इज इक्वल टू f of n2। तो दोनों ही क्योंकि सम है इसलिए ये कंडीशन लेनी पड़ेगी हमको n/2। तो f of n1 की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी n1/2। f of n2 की वैल्यू n2/2। 2 से 2 कटेगा, n1 इज इक्वल टू n2। लेकिन एक कंडीशन में ऐसा आ जाने से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दिया गया फलन एकाकी है या नहीं, जब तक सारी कंडीशन उसको नहीं बताती आपको। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 में मैं ले लेता हूं, यदि n1 व n2 दोनों विषम है, n1 व n2 दोनों विषम है, तब f of n1 इज इक्वल टू f of n2 अगर करेंगे विषम के लिए f of n की जगह इसको यूज करना, तो f of n1 की जगह n1 प्लस 1/2, n1 प्लस 1/2, ये n2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसल हो गया, n1 प्लस 1 इज इक्वल टू n2 प्लस 1। अगेन वी कैन कैंसिल 1 फ्रॉम 1 and thus we will get n1 is equal to n2। बट अभी भी सारी कंडीशंस पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए अभी इसको देख के मत डिसाइड करें कि ये फलन एकाकी है या ये फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, आप तीसरी कंडीशन भी ले लें, उसके बाद ही कुछ आप कहिए। चलिए कंडीशन नंबर 3 ले लेते हैं। और अगर धोखे से भी आपने ये दो ही कंडीशन लेकर डिसाइड कर दिया कि दिया गया फलन एकाकी है तो ये आपसे गलती हो जाएगी और आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 लेते हैं, एक सम और एक विषम ले लेते हैं। यदि n1 सम तथा n2 विषम है, n1 सम और n2 विषम है। अब आप ये सोच सकते हो कि n2 को विषम और n1 को सम ले सकते हैं? नहीं, n2 को सम और n1 को विषम ले सकते हैं क्या? आप ले सकते हो। दो में से किसी एक को सम लेना है और दूसरे को विषम लेना है, आप किसी को भी मान लो, दोनों कंडीशन सेम ही आएंगी। सम है तब f of n1 इज इक्वल टू f of n2। अगर ये करते तो f of n1 एक सम नंबर है, इसलिए सम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देन f of n1 इज इक्वल टू n1/2 और f of n2 क्या होगा? f of n2 विषम है तो विषम के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। f of n2 की वैल्यू आएगी n2 प्लस 1/2। ओके, अब इसमें क्या बचेगा? n1 इज इक्वल टू n2 प्लस 1, या हम इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, n1 इज इक्वल टू 1। इससे क्या आपको पता लगता है? इससे आपको एक चीज पता लगती है कि n1 और n2 का जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है। n1 और n2 का जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है। अब अगर n1 और n2 का डिफरेंस 1 के इक्वल है, इससे तो हमको एक बात साफ पता चलती है ना कि n1 और n2 दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर n1 और n2 दोनों इक्वल होते, दोनों अगर इक्वल होते तो क्या इनका डिफरेंस कभी भी 1 आता? तब तो इनका डिफरेंस हमेशा 0 आता। अगर डिफरेंस हमेशा 0 आता तो वो एक दूसरे के इक्वल होते, लेकिन अगर इन दो नंबर्स का डिफरेंस 1 आ रहा है, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं दैट n1 इज नॉट इक्वल टू n2। अब
आप फिर से चेक करिए, ये वाली जो कंडीशंस हैं आपकी, इनमें n1 इज इक्वल टू n2 है, n1 इज इक्वल टू n2 है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है उसमें आपने देखा कि n1 इज नॉट इक्वल टू n2 है, n1 n2 के इक्वल नहीं है। और अगर n1 n2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यही निकला कि दिया गया फलन एकाकी नहीं है। तो हम यहां नोट कर सकते हैं, अतः दिया गया फलन एकाकी फलन नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसको हम आच्छादक के लिए चेक करने चलते हैं। तो आच्छादक का पहले से ही हमने एक छोटा सा फिगर बना के रखा है, ये डोमेन और ये कोडोमेन, इसमें n और इसमें y, f ऑफ n। क्योंकि हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर्स के सेट हैं, तो दोनों में हमने कुछ थोड़े थोड़े नेचुरल नंबर ले रखे हैं। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं n की जगह 1 लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर विषम और सम दोनों तरह के नंबर मौजूद हैं। जब आप n की जगह विषम नंबर लेना तो ये फॉर्मूले से वैल्यू निकालना, और जब आप n की जगह कोई सम नंबर लीजिएगा तो फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालिएगा। ठीक है, ओके। पहले मैं 1 लेता हूं, तो 1 तो एक विषम नंबर है, अगर ये विषम नंबर है तो ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, और n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 + 1 2, 2/2 1, तो 1 की इमेज कहां पर बनेगी? 1 पे। अब 2 की इमेज देखना है तो हम n की जगह 2 लेना चाहते हैं। अब n की जगह 2 लेंगे तो n तो एक सम संख्या है, अगर 2 लेंगे तो 2/2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 पर इसकी भी इमेज, इस 2 की इमेज भी 1 पर। अब 3 के बारे में देखिए, 3 एक विषम नंबर है, अगर विषम नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 3 + 1/2, 3 + 1/2 करोगे तो 3 + 1 4/2, 2, 3 की इमेज 2 पर आ जाएगी, 4। अब अगर आप n की जगह 4 लिखते हो तो ये तो एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसको यहां लिखना पड़ेगा, तो 4/2 करेंगे 2 आ जाएगा, 4 की इमेज भी 2 पर बनेगी। इसके बाद n की जगह अगर आप 5 लिखोगे तो 5 + 1/6, 5 + 1 6, 6/2 3, तो 5 की इमेज कहां पर आ गई? 5 की इमेज 3 पर। अगर 6 लिखेंगे तो 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या के लिए यहां तो 6/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3, इसकी भी इमेज 3 पर आ गई। इस तरह से आप देखेंगे 7 की इमेज 4 पर आएगी, 8 की इमेज भी 4 पर, 9 की इमेज 5 पर आएगी, और अगर यहां पर आप 10 ले लेंगे तो उसकी भी इमेज 5 पर आएगी। इस तरह से आप एक चीज पाएंगे कि मैंने आगे बनाए नहीं, अदरवाइज आपको खुद फील हो रहा होगा कि सारे नंबर ऑक्यूपाइड हो ही जाएंगे। आप चाहें तो ये दिखाने के लिए इसके बाद के नंबर यहां से हटा दीजिए, लेकिन अब आप भी समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं सब के सब डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब जरूर बन जाएंगे, और यही चीज हमको लीड करती है ये समझने में कि दिया गया फलन आच्छादक है। तो मैं इसका क्लेरिफिकेशन नोट कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, क्योंकि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हैं। कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। इसलिए दिया गया फलन आच्छादी फलन है। ठीक है, जो हमारा दिया गया फलन है वो आच्छादी फलन है। तो गिवन फंक्शन एकाकी है क्या? आंसर है एकाकी तो नहीं है। तो क्या दिया गया फलन आच्छादी है? तो आंसर है आच्छादी है।
लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 9 नंबर पे कि बतलाइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादी है। अब आप देखें, एकैकी नहीं है, आच्छादी है, तो क्या आप इसको एकैकी आच्छादी कह सकते हो? बाइजेक्टिव? आंसर इज नो, एकैकी आच्छादी फलन नहीं है। इसलिए दिया गया फलन एकैकी, दिया गया फलन एकैकी आच्छादी फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एकैकी नहीं है पर आच्छादी तो है, इसलिए बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन वो वाला फलन होता है जो एकैकी भी हो और आच्छादी भी हो, लेकिन ये केवल आच्छादी है, एकैकी नहीं है, इसलिए इसको बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बोल सकते, एकैकी आच्छादी फलन नहीं कह सकते। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि दिया गया फलन एकैकी आच्छादी फलन नहीं है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9। आप प्लीज इससे नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए कि सेट A इज इक्वल टू R-3। जो समुच्चय A है वो एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन उस समुच्चय में एलिमेंट 3 नहीं है, एब्सेंट है, याद रखिएगा। जो दूसरा सेट B है वो भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन उसमें 1 एब्सेंट है, ठीक है। और A से B में एक ऐसा फलन है जिस फलन की वैल्यू दी गई है x-2 अपॉन x-3, ठीक है। अब इसको हमें करना क्या है, तो मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है इस f ऑफ x इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन पर विचार कीजिए। क्या f एकैकी आच्छादक है? आपको ये पता लगाना है कि क्या जो दिया गया फलन है वो एक एकैकी आच्छादक फलन है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। हमको पहले तो ये दिखाना है कि ये फलन एकैकी आच्छादक है या नहीं है, चेक करना है, सॉरी। उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले एकैकी के लिए प्रूफ करेंगे। एकैकी के लिए आप तो जानते ही हैं, हमारा डोमेन है सेट A और कोडोमेन है सेट B। तो ये डोमेन है, सॉरी, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। अच्छा, एकैकी के लिए आप जो जैसा जानते हो, माना x1 व x2 डोमेन में दो अवयव इस प्रकार हैं कि डोमेन में दो अवयव इस प्रकार हैं कि x1, x2 बिलोंग्स टू सेट A। x1 और x2 दोनों ही सेट A को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ओके। f ऑफ x1 की वैल्यू होगी x1-2 अपॉन x1-3 एंड f ऑफ x2 विल बी x2-2 अपॉन x2-3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका। पहले इसको इससे करेंगे तो x1 x2 फिर -3x1 इस नहीं, सॉरी, पहले हमने x1 को किया, अब -2 को, तो -2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इसको इससे करिए तो ये आ जाएगा x1 x2, फिर इसको इससे करेंगे तो -2x1 -3x2 और +6। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, +6 से +6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, ओके। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये हाँ, आप 3x2 इधर लेते आइए और 3x1 उधर भेज दीजिए, तो ये है -2x2, ये 3x2 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -2x1 और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3x1। 3x2 और -2x2 they will meet together and become +x2. Similarly, +3x1 and -2x1
they will again meet together and become x1. So x1 is equal to x2. ठीक है, इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि दिया गया फलन एक ही फलन है, इसलिए दिया गया फलन एक ही फलन है। जो भी हमारा गिवन फंक्शन है वो एक ही फलन है, क्योंकि ये 1 1 की कंडीशन को फॉलो करता है। ओके, ठीक, एक ही प्रूव कर लिया हमने। अभी हम इसका आच्छादक भी प्रूव करके देख लेते हैं। आच्छादक, ठीक है, आच्छादक को कैसे प्रूव करना है? आच्छादक के लिए तो जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम फिगर भी बना सकते हैं और उसको हम ऐसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए पहले मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं। करिए, 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। ओके, ये 2 उधर जाके प्लस हो गया, माइनस 3y ऑलरेडी था, इधर आके माइनस हो जाएगा। x वी कैन टेक एज कॉमन, देन इट विल बिकम 1 माइनस y is equal to 2 minus 3y, then what will be equal to x? X will be equal to 2 minus 3y upon 1 minus y। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू हमने इतनी निकाल ली। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर फिगर भी बना देता हूँ। ये इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं हमेशा की तरह ये डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोडोमेन को। ओके, ये x की वैल्यूज यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर उनके रखने से फंक्शन पे y की जो वैल्यूज आती हैं वो वहाँ लिखेंगे। ठीक है, आज हमारा डोमेन सेट A है। सेट A में पूरे रियल नंबर्स ले सकते हैं, केवल 3 नहीं ले सकते। 3 को घटाया गया है, यानी कि 3 को हटाया गया है। ठीक है, तो रियल नंबर्स के सेट में 3 को हटाया गया है, उसके बाद सारे नंबर आप ले सकते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 नहीं ले सकते, आप और आगे पीछे का कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इसमें 3 नहीं है, याद रखिएगा आप, इस सेट में 3 नहीं है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो कुछ बीच के नंबर भी ले सकते हैं, 0.5, -2.7, 0.3, 2.5 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोडोमेन में भी आपको रियल नंबर ही लेने हैं, लेकिन 1 नहीं लेना उस पर। तो -1, -2, नो सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, -3, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। इसमें आप देख रहे हैं कोडोमेन में हमको क्या नहीं लिखना है, सारे रियल नंबर लेने हैं, बस 1 नहीं लिखना। सारे रियल नंबर्स लेने के साथ 1 नहीं आप लिख सकते, 1 को छोड़कर लिखना है। तो आप 0.2 आप और भी ले सकते हैं, 1.3 ले सकते हैं, 1 नहीं आना चाहिए, वो मैंने इसीलिए यहाँ पर नोट कर दिया है। और जगहों पर कुछ ले सकते हैं, -1.3, -0.5। ओके, अब थोड़ा आप गौर से देखिए, इसमें कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर आप y की जगह लिखोगे तो डोमेन का कोई एलिमेंट मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा? सोचिए थोड़ा सा। देखो, अगर हम यहाँ से y की जगह 1 लिख देते, अगर लिख देते,
अगर y की जगह 1 लिख देते तो 1 - 1 कितना होता? 0। 0 से इसको डिवाइड करते इन्फिनिटी आता और x में हमको तो नहीं मिलता। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि इस बार हमारे कोडोमेन में 1 शामिल ही नहीं है। आप देखो ना, 1 लिखते तो प्रॉब्लम आती ना, पर कोडोमेन में तो 1 शामिल ही नहीं है। तो जिससे प्रॉब्लम हो रही थी वो इसमें है ही नहीं, तो जिससे प्रॉब्लम हो रही है वो इसमें अगर है ही नहीं तो फिर तो हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एलिमेंट लिखोगे डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसलिए दिया गया फलन आच्छादी फलन है। हम यहां पर नोट कर सकते हैं क्योंकि कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में कोडोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन में ऐसे अवयवों का अस्तित्व है जिनके लिए x = 2 - 3y अपॉन 1 - y होगा। अब अगर सबके लिए ऐसा है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादी फलन है। दिया गया फलन आच्छादी फलन है। तो आपने देखा कि जो दिया गया फलन था वो एकैकी भी है और दिया गया फलन आच्छादी भी है। स्पष्ट है कि दिया गया फलन एकैकी आच्छादी फलन है। स्पष्ट है कि दिया गया फलन एकैकी आच्छादी फलन है, ठीक है। और ये चीज आपको पता लगाना था कि ये फलन एकैकी आच्छादी है या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आई थिंक कि काफ़ी इजी है। जब आप पूरे एग्जाम्पल्स लगा चुके हो, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इसको सॉल्व भी कर चुके हो, तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उनको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस फिर भी आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये आपको खुद से करने हैं अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 स्वयं करें, डू योर सेल्फ, ठीक है। ये अपने आप से करें, आपको आ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझको। और इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज़ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।